प्रॉब्लम हुई। कुछ समस्या हुई। जी दिख रहा है, सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है सर। दिख रहा है ना, पीपीटी दिख रही है? हाँ दिख रहा है। ठीक है। तो ज्ञापन जो है वो कार्यालय से बाहर अधीनस्थ कार्यालयों और संबद्ध संस्थाओं या व्यक्तियों के साथ होने वाले पत्र का उपयोग होता है। जैसे कहते हैं ना मेमो इशू करना, तो वही इशू मेमो समबडी। तो जब इशू वो मेमोरेंडम किस टाइप का होता है, वो इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है, सबऑर्डिनेट के साथ भी हो सकता है। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब देखिए ज्ञापन का फॉर्मेट भी वही ऑफिस मेमोरेंडम सही है। ऊपर नंबर हो गया, फाइल नंबर या जो भी लेटर नंबर है, फिर विषय, फिर देखिए तो उनके दिनांक के आवेदन पत्र तथा इस हेतु पर हिंदी क ख ग के पद पर निम्नलिखित शर्तों के अनुसार नियुक्त किया जाता है। मतलब इस तरह से अपॉइंटमेंट रिलेटेड मेमोरेंडम है। अपॉइंटमेंट देते हैं वो ज्ञापन के प्रारूप में देते हैं, ज्ञापन फॉर्मेट होता है वो। तो हिंदी में ज्ञापन बहुत अच्छा बन सकता है। रिमाइंडर, अब देखिए अनुस्मारक यानी कि रिमाइंडर, जब किसी पहले भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं आता तो उस विषय में याद दिलाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है अनुस्मारक कहलाता है। ध्यान रखिएगा, अनुस्मारक का प्रारूप वही होता है जो पहले भेजे गए पत्र का था, यानी कि द फॉर्मेट ऑफ द रिमाइंडर विल रिमेन सेम एज अर्लियर, जैसा पहला भेजा था उसी फॉर्मेट में होगा। सरकारी पत्र इट वुड बी इन गवर्नमेंट लेटर, ओके, सेम फॉर्मेट रहना है, फॉर्मेट चेंज नहीं करेंगे। बट यू मेंशन रिमाइंडर नंबर 1, रिमाइंडर नंबर 2 ऑन द टॉप राइट कॉर्नर, यानी कि सबसे ऊपर आपने लिखना है अनुस्मारक 1, 2, 3। अब देखिए जैसे ये एक पत्र के रूप में अनुस्मारक गया था, तो संख्या भारत सरकार, फिर प्रेषक जो सेंड करने वाला है, डिस्पैचर है, तो आ गया सेवा में, फिर विषय कार्यालय में तैनात कर्मचारियों की संख्या। मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि इस मंत्रालय के दिनांक इतना के संख्या के जवाब में हमें अभी तक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तो उसे जब लेटर नहीं मिला तो उन्होंने एक तरह से रिमाइंडर इशू कर दिया। आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए दूसरा एक रिमाइंडर देखिए, रिमाइंडर नंबर 2, जो भी रिपोर्ट या वो नहीं मिली उसके बारे में, हमारे दिनांक इतना के पत्र संख्या एवं इसी क्रम में प्रेषित समसंख्यक मतलब इवन नंबर रिमाइंडर दिनांक का अवलोकन करें। अवलोकन मतलब पेरियूज, हमें अभी तक उपयुक्त सामग्री प्राप्त नहीं हुई है, कृपया भेजें। देखिए आप लोग कोई भी अपनी प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई ऐसा स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ऐसा फॉर्मेट इंग्लिश का जो आप प्रयोग कर रहे हैं अपने कार्यालयों में, हम उसकी यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। मैं उसका हिंदी अनुवाद आपको बता दूंगा। प्लीज आपसे निवेदन है कि आपकी ओर से भी कुछ ना कुछ ऐसी टिप्पणियां या कुछ ऐसे जो नमूने आप चर्चा करना चाहते हैं जरूर शेयर करें। आप लोग प्रश्न नहीं कर रहे। अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं तो बताएंगे आप? डीएमई ऑफिशियल लेटर। तो आप लोग डीओ जारी करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल जारी करते हैं सर। हिंदी में कर रहे हैं कि अंग्रेजी में? सर अगर हिंदी में रहता है तो उसका रिप्लाई
डीओ लेटर हिंदी में ही देते हैं, अगर अंग्रेजी में रहता है तो उसका रिप्लाई अंग्रेजी में ही देते हैं। देखिए, सामान्यतः डीओ लेटर रिप्लाई हमेशा नहीं होता। डीओ लेटर तो अपनी ओर से ओरिजिनेट होते हैं ज्यादातर। डीओ लेटर कब लिखा जाता है? देखिए, पहले इसका कारण समझिए। इसे अर्ध सरकारी सर डीओ लेटर का कॉम्प्लायंस बाई डीओ लेटर ही देना होता है, क्योंकि डीओ लेटर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देना होता है। हाँ, परंतु इंचार्ज हम को उसे पर्सनली originate भी उसको करते हैं। देखना होता है। सर हाँ। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए पहले एक बार। आप हिंदी में ही कीजिए ज्यादा अच्छा। जब भी कभी ओरिजिनेट करें, देखो कंडीशनल नहीं होना चाहिए हिंदी में काम। कंडीशनल क्या हुआ? आपने कहा कि अगर हिंदी में आता है तो हम जवाब हिंदी में देते हैं। ये तो जबकि राजभाषा नियम 3 ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपको क और ख क्षेत्र से अंग्रेजी में भी कोई पत्र प्राप्त हो तो उसका जवाब आप हिंदी में दीजिए। इसीलिए किया कि लोग कंडीशनल बना दिया था हिंदी को। वो कंडीशन हटाने के लिए सरकार ने नियम में कुछ उसको बदला है कि नहीं, आप क और ख क्षेत्र को तो हिंदी में ही भेजिए ना पत्र, भले ही वो अंग्रेजी में भेजते रहे। कहीं से तो शुरुआत हो। किसी एक ने अंग्रेजी में शुरू कर दिया, आपके पास आया, आपने तो कंडीशन रख दी, साहब ये तो अंग्रेजी में आया था, मैंने तो इसका उत्तर अंग्रेजी में दे दिया, तो यहां से भी शुरू नहीं हुआ। उस व्यक्ति ने पहले ही अंग्रेजी में भेजा था, वो फिर अंग्रेजी में भेजेगा, तो इंग्लिश में एक चेन साइकिल चलता रहेगा। उस साइकिल को ब्रेक करना है। उस चक्र को तोड़ने के लिए क्या कहा गया कि क क्षेत्र के कार्यालय यदि उन्हें क और ख से अंग्रेजी में कोई पत्र मिल जाए तो भी उसका जवाब आप हिंदी में दीजिए। उसकी वजह क्या बताइए कि क और ख क्षेत्र के लोग हिंदी समझ जाते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि हम उन्हें हिंदी में जब जवाब देंगे उन्हें हिंदी समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। सीधी सी बात है। तो आप केवल कंडीशन मत रखिए, आप अपनी तरफ से भी हिंदी में दे सकते हैं और जो ओरिजिनेट करना है वो तो हिंदी में ही कीजिए। तो ठीक है ना? तो ये आपने पढ़ लिया सारा कुछ। महोदय के स्थान पर प्रिय या प्रियवर, भवदीय के स्थान पर आपका लिखा जाता है और बाईं ओर प्राप्तकर्ता का पूरा नाम और पद लिख दिया जाता है, सेवा में नहीं आता। मतलब दिस इज इनफॉर्मल लेटर। इसमें पर्सनल टच होता है, आपके पर्सनल जो रेपर्ट है वो काम आता है। जो काम आप रूटीन में या फॉर्मेलिटी के अनुसार नहीं कर सकते उसको आप ऑफ द वे पर्सनल रिलेशन से करवाते हैं, तो डीओ लेटर हम लिखते हैं। ये भी वही चीज है। इंडिविजुअल जो अटेंशन है वो अट्रैक्ट करने के लिए होता है। ठीक है? तो ये फॉर्मेट देखिए जरा ध्यान से। अगर आप इसमें कोई चूक कर रहे हैं तो उसमें सुधार कीजिए। तो सबसे पहले यहां पर आप भेज रहे हैं तो आपका नाम और पदनाम क ख ग संयुक्त निदेशक, और यहां पर आपके कार्यालय का नाम प्रिंटेड होगा। प्रिंटेड करवाते हैं या कंप्यूटर से निकाल सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। फिर आपने उसे एड्रेस करना है, तो जैसे प्रिय, प्रियश्री, प्रियवर, प्रिय बंधु, आदरणीय महोदय, माननीय बंधुवर, कुल नाम के साथ जी या साहब लिखते हैं, जैसे आदरणीय शर्मा जी, है ना, या आदरणीय वर्मा साहब, इस प्रकार से। और ये हस्तलिखित होना चाहिए, हैंड रिटन। ध्यान था आप लोगों को? ये चीजें आपको हाथ से लिखनी है, प्रिय वगैरह वाली। फिर नीचे आपने कंटेंट टाइप किया हुआ हो सकता है, के संबंध में निगम के इसी संख्या के दिनांक के पत्र को देखें। फिर नीचे आभार सूचक शब्द क्या है? सादर, सधन्यवाद, सस्नेह, शुभकामनाओं सहित, आदर सहित। देखिए कितने अच्छे अच्छे शब्द हैं। लिखिएगा तो सादर सहित मत लिखिएगा, या तो लिखिएगा आदर सहित या लिखिएगा सादर। सादर इंग्लिश के लिए किस वर्ड के इक्विवेलेंट है बताइए? सादर इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? विथ रिगार्ड्स। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। और शुभकामनाओं सहित? बेस्ट विशेष। बेस्ट विशेष। हाँ, विद बेस्ट विशेष। तो आप इस तरह से ये शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। आप फोटो खींच के रख लीजिए इसकी,
जब आप डीओ हिंदी में बनाएंगे तो इस प्रकार के शब्द लिखिएगा, प्रिय प्रिय बंधु, आदरणीय महोदय, सस्नेह, शुभकामनाओं सहित, आदर सहित, कुछ भी लिख दीजिए। फिर नीचे अधोलेख या स्वनिर्देश के रूप में आपका शुभेच्छु, भवनिष्ठ। अब देखिए कितने अच्छे अच्छे शब्द हैं। शुभेच्छु, शुभ की इच्छा रखने वाला। भवनिष्ठ, भवतनिष्ठ, भवत मैंने आप, निष्ठ मैंने निष्ठा, आप में निष्ठा रखने वाला। हितैषी, हित की ऐषणा करने वाला। हितेच्छु, हित की इच्छा करने वाला। शुभ चिंतक, शुभ की चिंता करने वाला। कितने प्यारे शब्द हैं। अंग्रेजी में इतने अच्छे शब्द नहीं मिलेंगे आपको। तो इसमें वास्तव में पर्सनल टच दिखता है। फिर जब आप इस तरह के शब्दों को लिखते हैं तो पर्सनल टच उभर कर सामने आता है, फिर वो सही मायने में डीओ कहलाता है। फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए इसमें। और पत्र के अंत में बाईं ओर उसका नाम, जैसे श्री क ख ग क्षेत्रीय निदेशक। यहां पर आप सेवा में नहीं लिखेंगे, टू नहीं लिखते। अब देखिए ये नमूना देख लीजिए एक और। इधर नाम आ गया, इधर भारत सरकार कार्यालय का नाम आ गया, इधर यूओ नोट संख्या या तारीख। आप इसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं ना? कोई और अगर चेंज है तो बताइए, चर्चा करें। नहीं सर, इसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो प्रियवर, एक गलती हो रही थी हमसे, वहां पर टू लिखते थे, मतलब सेवा में लिखा जा रहा था, उसे नहीं लिखना। हाँ अभी निकाल देंगे उसको। बिल्कुल, देखिए यही चीजें हैं, यही तो प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। देखिए आपको एक बात बताऊं, आप लोगों को नामित किया गया, आपको पता नहीं है क्यों आपको नामित किया गया। टू रिफ्रेश द नॉलेज, टू इम्पार्ट न्यू इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो धूल की हो जाती है शीशे के ऊपर, मिरर होता है ना, मिरर के ऊपर धूल चढ़ जाती है कुछ कुछ समय बाद, टू वाइप द डस्ट। जो भी उसके ऊपर इस प्रकार की ज्ञान के ऊपर जो परत चढ़ जाती है, उस परत को साफ करने के लिए, धूल की परत को साफ करने के लिए। और जो काम आप गलत तरीके से कर रहे हैं, जो काम आप टेढ़े तरीके से, लंबे तरीके से कर रहे हैं, उसका शॉर्टकट मेथड बताने के लिए, उसका सही मेथड बताने के लिए आप उस एंगल से बैठिए यहां पर कि अरे हाँ ये गलत हो रहा था, इसे हमें ठीक करना है, नोट कीजिए उसे। और अगर आपको इसमें कुछ अलग या नयापन या हटके दिख रहा है तो उसकी चर्चा कीजिए, पूछिए। आप लोग पूछ भी नहीं रहे ना तो थोड़ा लगता है। आप एक्टिव शो कीजिए, ठीक है। अजय सर, हल्का सा क्लियर करना चाहता हूं। हल्का नहीं, नया पूरा मॉडल पूरा कीजिए, बताइए। अच्छा सर, नया मॉडर्न में जो लेटर लिखने का ये है कि जो आपका क ख ग घ है, इसको क्या हम लोग इधर अ स के ऊपर एक इसमें ला सकते हैं सीध में? नहीं, एक मिनट, आपका प्रश्न मुझे स्पष्ट नहीं हुआ। दोबारा कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं, मैं नहीं समझ पाया आपके प्रश्न को। सर, ये जो डीओ लेटर का फॉर्मेट है, हाँ तो हम नीचे में आपका क ख ग, हाँ, तो क्या इसको हम बाएं तरफ ला सकते हैं? नहीं, ये राइट पे ही रहेगा। दरअसल जो आप कह रहे हो अच्छा प्रश्न है, ये आजकल की पीढ़ी पूछती है। आजकल के सर क्लास में जो लेटर ड्राफ्टिंग बताई जाती है ना, वो सर सब कुछ एक्सट्रीम लेफ्ट पे रहता है सब कुछ। जी जी सर क्यों सिखाया जाता है इसको? अमेरिकन स्टाइल बोला जाता है, पता है आपको? हमें, हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज किया था, तो हम ब्रिटिश पैटर्न ये वाला है जो आपके सामने है। परंतु अमेरिकन पैटर्न, आपको पता है अमेरिकन अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट समझते हैं ब्रिटिश की तुलना में। अमेरिका का गठन पता है कैसे हुआ? जो क्वीन थी ब्रिटेन की, वो क्वीन ही वहां जाकर बसी थी, उन्होंने ही अमेरिका को बनाया, तो वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं।
वो कहते हैं कि COLOUR क्यों लिखते हो, COLOR लिखो ना, U का मतलब क्या हुआ, कलर। यही चीज उन्होंने इसमें निकाली कि ये क्या जरूरत है दाएं बाएं लेफ्ट राइट, कर्सर इधर लाओ, कर्सर लाओ, टैब लाओ, ये करो। वास्तव में बात तो ठीक है, कितना समय नष्ट होता है फॉर्मेटिंग में। सर लेफ्ट साइड में रखा जाता है जब से ईमेल का चलन हुआ, जब से, ध्यान से गौर कीजिएगा, आप लोगों को नहीं पता होगा ये बातें जो मैं बता रहा हूं। ये जो लेफ्ट साइड में चलने का चलन शुरू हुआ, ये ईमेल के कारण हुआ। जब आप ईमेल किसी को लिखते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, तो उसमें राइट में जाने पर बहुत दिक्कत होती है, वो बिल्कुल बहुत दूर ले जाता है आपको। ईमेल के फॉर्मेट को देखते हुए सब कुछ लेफ्ट में लिखने का चलन शुरू हुआ। यही चलन अब बच्चों को पढ़ाया जाने लगा। जो बच्चे पढ़ के आया वो दफ्तर में आके पूछते हैं, साहब ये राइट में क्यों है, लेफ्ट में क्यों नहीं कर सकते। भारत सरकार का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो यही है। जब बदलेगा तो तब की तब देखेंगे, फिलहाल यही फॉर्मेट है। अगर आप लेफ्ट में रख देते हैं तो हालांकि अर्थ का अनर्थ नहीं हो रहा, इससे कोई अदरवाइज मीनिंग नहीं निकलेगा, बस फॉर्मेट बदल जाएगा। तो कुछ लोग इसमें आपत्ति कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं करते। फिर भी बेहतर है कि हम आपत्ति पैदा ही ना होने दें, तो हम उसी पैटर्न को फॉलो करें जो पहले से चलता आ रहा है। मैं स्पष्ट कर पाया? सर बिल्कुल क्लियर सर। ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस प्रस्ताव संबंधित रूपरेखा के प्रति साथ भेजी जा रही है, ये पूरा कंटेंट है। तो यदि आप अपने विचार अति शीघ्र भेजने की कृपा करें। अब इसके ना फॉर्मेट, तो हालांकि मैं कार्यशाला में फॉर्मेट नहीं बताने आया, ये फॉर्मेट तो ट्रेनिंग में बताया जाता है। जैसे इंडक्शन ट्रेनिंग होती है या रिफ्रेशर कोर्स होता है, उसमें होते हैं फॉर्मेट। जनरल ट्रेनिंग होती है, ये हिंदी की कार्यशाला है। अच्छी बात है, आप फॉर्मेट अगर जानना चाह रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मेरा यहाँ उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य फॉर्मेट बताना नहीं है। मेरा प्राथमिक उद्देश्य है उसके पत्राचार का कंटेंट हिंदी में किस भाषा और किस शब्दों के साथ हो, वो आप उस पर ज्यादा गौर कीजिए। फोकस मेरा वो है। आप उसके कंटेंट को पढ़िए, मेन बॉडी ऑफ द लेटर, जो उस पत्र का मुख्य भाग है, उसे देखिए। यदि आप अपने विचार शीघ्रातिशीघ्र भेजने की कृपा करें तो मैं आपका अति आभारी रहूंगा। मैं यह भी लिख देना उचित समझता हूं कि कितनी अच्छी शैली है। इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू मेंशन दैट। मैं यह भी लिख देना उचित समझता हूं कि मैं यथा समय इस योजना के मसौदे को औपचारिक रूप से विभागों में उनके विचार जानने के लिए भी परिचालित करना चाहता हूं। परिचालित मतलब टू सर्कुलेट। देखिए, एक मोटी बात बता दूं आपको, हिंदी में पत्राचार का सबसे मूल मंत्र, अनुवाद पर आश्रित मत रहिए, ओरिजिनल नोटिंग ड्राफ्टिंग कीजिए। इसको कहते हैं मूल हिंदी टिप्पण आलेखन। आप ट्रांसलेट में मत जाइए। होता क्या है, आप हिंदी में सोचते हैं, उसे ट्रांसलेट करते हैं और हिंदी अंग्रेजी में पत्र बनाते हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि नहीं, हिंदी में जारी करना है, फिर आप वापस उसे हिंदी में ट्रांसलेट कराएंगे। तो एक थ्योरी होती है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, यानी कि जो चीजें अनुवाद में छूट जाती हैं उसे आप कैसे रिकवर करेंगे। आपने कुछ कहा, कहना कुछ चाहते थे और वो छूट गया। हमेशा अनुवाद में कुछ ना कुछ माइनस में होता है, कुछ ना कुछ घटता है, कुछ ना कुछ छूटता है, और कई बार कुछ गलत जुड़ भी जाता है। इसलिए अनुवाद कोई अच्छी बात नहीं है। इट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। आप ओरिजिनल हिंदी नोटिंग ड्राफ्टिंग कीजिए, जो आप सोच रहे हैं वही लिखिए। मैंने कहा, जिस अंग्रेजी शब्द का हिंदी पर्याय नहीं पता, कोई बात नहीं, आप उसे देवनागरी में ही लिख कर काम चला सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। हिंदी में करना है मगर स्पेलिंग एरर के लिए चिंता नहीं, वर्तनी की त्रुटियों से घबराना नहीं।
कोई गलती होती है तो सरकार कहती है कोई बात नहीं, बस अर्थ का अनर्थ ना हो, मीनिंगलेस ना हो जाए। इट शुड बी इन ऑर्डर विद मीनिंगफुल कंटेंट। ठीक है, तो इस चीज का बस ध्यान रखिए और हिंदी में आराम से काम कीजिए। मतलब करवाना भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कहें जी कथूरिया जी ने बोला कि हम करें, हम आप करना मतलब करवाइए स्वयं भी, दोनों चीज शामिल। ये भी देख लीजिए, मैं आपका ध्यान इस कार्यालय के दिनांक की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें संबंधित व्यक्ति की पहचान और कार्य का मूल्यांकन खुद करवाएं। उसके बाद उसे मान पत्र एवं पुरस्कार देने की योजना की स्वीकृति कार्यालय से मांगी जाए। यह मंत्रालय इस योजना को क ख ग के अवसर पर मूर्त रूप देना चाहता है। अतः आप कृपया निजी स्तर पर इस निमित्त रुचि लेकर यथाशीघ्र स्वीकृति भिजवाने का कष्ट करें। अब नोटिफिकेशन आपके कार्यालय से आमतौर पर जारी नहीं होता होगा, क्योंकि वो मुख्यालयों से या मंत्रालयों से जारी होता है। तो सरकारी अधिनियमों, नियमों और आदेशों आदि की घोषणा अधिकारों का सौंपा जाना, राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, छुट्टी, पदोन्नति आदि को राजपत्र में प्रकाशित करके, राजपत्र मतलब गैजेट, नोटिफिकेशन आमतौर पे गैजेट में पब्लिश होते हैं। आपको पता है गैजेट भी दो, एक राज्य सरकारों का होता है, एक केंद्र सरकार का होता है। तो गैजेट के हिसाब से आयोगों की नियुक्तियां, देखिए ये चीजें इसमें शामिल होती हैं, ध्यान रख लीजिए। रिपोर्टों की समीक्षा, परिणामों की सार्वजनिक घोषणा, ये सब राजपत्र में प्रकाशित कराई जाती है। नियुक्तियां, तबादले, छुट्टी पर जाने की सूचना, ये सभी चीजें पत्र में सूचना के रूप में प्रकाशित होनी चाहिए। ये फॉर्मेट देख लीजिए। हाँ, एक पंक्ति में तीनों शब्द है ना, दास, बिहारी। अच्छा, दूसरा चीज भारत सीपीएम नहीं, पोस्टमास्टर। ये रासराम जी आपका माइक से बाकी सब ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक, ओके। तो अधिसूचना में ये फॉर्मेट देख लीजिए। भारत के राज्य ठीक, ओके। में प्रकाशन इस प्रकार से लिखा जाता है, टू बी पब्लिश्ड इन द ठीक पार्ट 1 सेक्शन 2 गैजेट ऑफ इंडिया, इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर यहाँ अधिसूचना हेडिंग संख्या, श्री अवर सह विभाग के अवर सचिव को उसी विभाग में स्थानामत मतलब उप सचिव, डिप्टी सेक्रेटरी हैज बीन अपॉइंटेड। यह नियुक्ति श्री के विभाग के स्थानांतरण होने के कारण खाली हुए स्थान पर की गई है। ठीक है, ये देखिए अधिसूचना में ये फिर सेवा में लिख सकते हैं। यहाँ पर सेवा सिर्फ डीओ लेटर में नहीं आता, ध्यान रखिएगा। ये प्रतिलिपि क्या होता है, कोई बताएगा? प्रतिलिपि क्या होता है? कॉपी टू। जी बिल्कुल सही। और एक छाया प्रति होता है। छाया प्रति क्या होती है? फोटो स्टेट। हाँ, हाँ, जीरोक्स, फोटोस्टेट, फोटोकॉपी, कुछ भी कह लो। एक ये फॉर्मेट देख लीजिए। क ख ग की बढ़ती जमाखोरी को देखकर उचित दाम पर साधारण तक इसे पहुंचाने के लिए इसका प्रति किलो दाम 36 रुपए खुले बाजार में निर्धारित कर दिया गया है। वो रेट जो है फिक्स किया गया है ओपन मार्केट के लिए। इसके बारे में ये नोटिफिकेशन। ऑफिस ऑर्डर, किसी भी प्रकार के आदेश को सूचित करना। नीचे अपना भवदीय, आपका वगैरह कुछ नहीं लिखना होता है, आपको पता ही है। ये देखिए फॉर्मेट, देखिए यहां सेवा में लिख सकते हैं, प्रति भी लिख सकते हैं, दोनों का अर्थ टू ही है। इस विभाग के स्थायी अवर श्रेणी लिपिक अवर सर को छुट्टी
अर्जित छुट्टी मंजूर की जाती है। ठीक है, सार्वजनिक छुट्टी जोड़ने की अनुमति भी प्रदान की जाती है। यह प्रमाणित किया जाए कि छुट्टी की समाप्ति पर भी श्री अवर सर के उसी स्थान पर ड्यूटी पर लौटने की संभावना है जहां से वे छुट्टी पर गए थे। एक स्टैंडर्ड लाइन होती है, लिखनी होती है। का अवर सचिव भारत सरकार। ठीक है, अवर सचिव को क्या कहते हैं? डेप्यूटी सेक्रेटरी। नहीं, डिप्टी तो हो गया, उप सचिव, अंडर सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी। ठीक है, अंडर सेक्रेटरी जो है वो डिप्टी डायरेक्टर के इक्विवेलेंट होता है कई जगह। ये देखिए, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन मतलब डेलीगेशन की नियमावली के पढ़ते रहिए, आप खुद देखते रहिए। ये पढ़ा। एक बात पूछनी थी, एक सवाल पूछना था। जरूर पूछिए। डाक विभाग में दो ऐसे डेजिग्नेशन है, मतलब एक ऐसा पोस्ट मास्टर और डिप्टी पोस्ट मास्टर। सब पोस्ट मास्टर को लिखा जाता है उप डाकपाल, तो डिप्टी पोस्ट मास्टर को क्या लिखे? डिप्टी का मतलब ही उप होता है। ये कुछ अगर आप सजेशन दे सके विभाग को भी, या तो। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जो डिप्टी के लिए है उसके लिए हिंदी में क्या शब्द है? आपकी आवाज नहीं आ रही, कृपया बताएं। आपने सब के लिए तो बताया उप, और डिप्टी के लिए क्या है कोई बताए? आप में से किसी को पता होगा? हमें तो पता ही नहीं, हम वैसे ही मतलब लैंग्वेज में चल रहा है, डिप्टी ही बोलते हैं हर जगह पे, डिप्टी डिप्टी। नहीं, ऐसे नहीं। देखिए, आपने बड़ा अच्छा विषय छेड़ा है। मैं दूसरे प्रतिभागियों से पूछना चाह रहा हूं, अच्छी हिंदी की जानकारी है आप सभी की। आप ही कोई व्यक्ति बताए क्या आपने शब्द उसके लिए रखा है? हालांकि सबका अनुवाद भी उप होता है, डिप्टी का भी अनुवाद उप होता है। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, परंतु आपको पता होगा, कोई तो जानता ही होगा, बताइए। ये प्रचलन में नहीं है ना, मतलब मेरा कहने का यही है, ये प्रचलन में आ जाए, इसके लिए आपको देखिए, मेरे पास एक प्रशासनिक शब्दावली है। मैंने कहा था ना CSCT, जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ विशेषज्ञ के रूप में। मैं आपको इसमें देखकर बताता हूँ इसमें क्या कह रहा है। क्या बताइए जरा। अब पोस्ट मास्टर मतलब वो इंडिपेंडेंट इंचार्ज होता है किसी पोस्ट ऑफिस का, जबकि डिप्टी वो सबॉर्डिनेट होता है एक हायर अथॉरिटी पोस्ट मास्टर और सीनियर पोस्ट मास्टर के अंदर। इस स्थिति में ही इनका वर्गीकरण या इनका नाम रखा जाना चाहिए। नहीं, उसका पूरा डेजिग्नेशन क्या हुआ? डिप्टी क्या बोला था आपने? कुछ बोला था ना पूरा डेजिग्नेशन। पोस्ट मास्टर मतलब डाकपाल, सहायक डाकपाल, सहायक होता है, सहायक असिस्टेंट होता है, APM। देखिए, यह डिप्टी मास्टर के लिए तो नहीं है कोई शब्द। मतलब डिप्टी पोस्ट मास्टर डेजिग्नेशन दिया ही नहीं हुआ यहाँ पर ना, डेजिग्नेशन की लिस्ट दी हुई है। तो अगर तो इसमें होता ना सर, तब तो हम भी इसको देख के कर लेते। एक मिनट रुकिए, मिल गया। देखिए, लिखा है डिप्टी सब पोस्ट मास्टर। ठीक है, उसके लिए लिखा है उप नायब डाकपाल। क्या? उप नायब, नायब, उप नायब डाकपाल। डिप्टी सब, क्योंकि डिप्टी भी है और सब भी है, दोनों चीजें होगी, ध्यान रखिए। आपने कहा सब पोस्ट मास्टर को आप क्या कहते हो? क्या बताया था? उप डाकपाल, है ना? अब कोई कहे कि डिप्टी सब पोस्ट मास्टर, डिप्टी सब पोस्ट मास्टर भी होता होगा कुछ? नहीं, डिप्टी सब पोस्ट नहीं मास्टर होता है। इसको डेप्यूटी सब पोस्ट मास्टर। हाँ, है ना? नहीं होता है सर। सर इनका प्रश्न नहीं, सर इनका प्रश्न ये क्लियर करना है कि एक होता है सब पोस्ट मास्टर, दूसरा होता है डिप्टी पोस्ट मास्टर। तो दोनों को अगर हिंदी करेंगे तो सब पोस्ट मास्टर को उप डाकपाल, तो डिप्टी पोस्ट मास्टर को क्या लिखेंगे? प्रश्न ये है। समझ गया।
मैं समझ गया आपका। और उसमें स्थिति ये है कि अगर वो तो इंडिपेंडेंट इंचार्ज है, कोई टाउन है सो उसका या बाहर के जो क्षेत्र हैं, लेकिन जो डिप्टी होता है उसका बॉस कोई और होता है, पोस्ट मास्टर, कवर डाकपाल या अब डाकपाल। सुन लीजिए, ये शब्दावली में उसका समाधान दिया हुआ है। क्या समाधान है सुन लीजिए, सभी नोट कर लीजिए, और निश्चित रूप से आपके मुख्यालय में भी होगा, आपको जानकारी नहीं होगी। डिप्टी पोस्ट मास्टर का लिखिए उप डाकपाल, और सब पोस्ट मास्टर का लिखिए नायब डाकपाल। नायब, नायब शब्द सुना है? नायब सूबेदार होता है ना, फौज यहाँ में। नायब तहसीलदार भी होता है, तहसीलदार से छोटा नायब तहसीलदार। जी जी जी, वो डिप्टी होता है, वो छोटा होता है। वो उसका वहाँ वो डिप्टी होता है, एक्चुअली ये है बात। लेकिन हमारे यहाँ जो हाँ, टर्मिनोलॉजी है वो फिर डिफरेंट उसमें है कि नायब का मतलब है कि जो डिफरेंट प्लेस पे तहसीलदार के अंडर भी होता है और उसके बाहर भी होता है, तहसील हेडक्वार्टर और सब तहसील हेडक्वार्टर्स पे पोस्टेड। देखिए, अब मैंने कहा था कि हम इसका अनुसरण करते हैं, ठीक है। ये भारत सरकार की शब्दावली है, पूरे देश के कार्यालयों में एक रूपता लाने के लिए। ये तो ये कह रहा है कि सबके लिए आप इस्तेमाल कीजिए, डिप्टी के लिए इस्तेमाल कीजिए। यदि आप इसका अनुसरण करते हैं तो ठीक, नहीं तो प्रत्येक सरकारी कार्यालय और विभाग अपने की शब्दावली प्रकाशित भी करते हैं, जारी करते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं। आपने प्रश्न किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसके बारे में आप अपने मुख्यालय से भी संपर्क कीजिए। जो मुख्यालय में राजभाषा वाले तय करें वही आपके लिए होना चाहिए। जहां तक एक्चुअली वो मुख्यालय तो हमारा जैसे अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सर्कल में अलग अलग मुख्यालय हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए जो एक समरूपता लाने वाली आप बात कह रहे हैं, वो तो फिर दिल्ली से ही या राजभाषा वालों से ही मतलब वो कंसल्ट करके करेंगे संपर्क, तो आपसे ही। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। वहाँ सारा ऑफिशियल लैंग्वेज विंग होगा ना आपका, राजभाषा के वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे, अनुवादक भी होंगे। वो अपनी, देखिए मेरा है कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। हमने अपने विभाग में प्रयुक्त शब्दों की एक अलग से शब्दावली बनाई हुई है। वो शब्दावली हमने वेबसाइट पे की है, वो शब्दावली हमने प्रिंटेड फॉर्मेट में पूरे देश में परिचालित की हुई है। निश्चित रूप से हो सकता है आपके विभाग ने भी कोई ऐसी शब्दावली बनाई हो। क्या कोई जानता है आप में से? मैं सुनील कुमार सक्सेना उत्तर प्रदेश सर्किल से बोल रहा हूँ। जी 95 में डिजिग्नेशन को लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी किया था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने, और उसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया कि पोस्ट मास्टर को पोस्ट मास्टर ही हिंदी में लिखा जाएगा। जैसे कि अच्छा। हमारे को उस समय डाक महाध्यक्ष बोलते थे, उसके लिए मना कर दिया गया था, कहा गया था चीफ पोस्ट मास्टर लिखा जाएगा और पोस्ट मास्टर को पोस्ट मास्टर ही लिखा जाएगा। इसलिए ये भ्रांति जो पैदा हो रही है, ये पुराने आदेश न उपलब्ध होने की वजह से शायद हो रही है, इसको ध्यान में रखा जाता है। नहीं, मैं तो आमंत्रित कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो व्यक्ति जानता है वो अपनी बात रखे, ताकि अगर मतलब प्रामाणिक सूचना होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए। मैं जो भी बोल रहा हूं, जो मेरे सामने है, मैं उसके आधार पे बोल रहा हूं। और क्योंकि प्रयोक्ता विभाग आपका है, आपका अपना विभाग है, उसने जो निर्धारित किया हुआ है वो सबसे ऊपर है। यदि आप कोई अपनी बात रखें मंच पर तो वो प्रामाणिक होनी चाहिए, उसमें कोई लोचा नहीं होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं आपको पता है तो आप सबको बताइए, और पूरे आत्मविश्वास से बताइए, संदर्भ देते हुए बताइए, ताकि सभी यहां से उस चीज का उसे अपनाएं, समझ करके आगे बताएं लोगों को। तो ये एक बार दोबारा से रिपीट करने को कहिए कि कहाँ कहाँ थोड़ा सा फिर इंस्पेक्शन हमारा अच्छा हो जाएगा। आपकी आवाज कट भी रही थी, आपकी आवाज सुनाई नहीं दी थी, आप दोबारा से पूरी बात दोहराएं। सर्कल से जुड़े हैं। मैं यूपी सर्किल से हूँ, सुनील कुमार। आपकी आवाज कम क्यों आ रही है? आपका माइक क्या दूर रखा हुआ है क्या आपसे? थोड़ा माइक नजदीक ला, आपकी आवाज कम आ रही है, धीरे आ रही है। अब आ रही है आवाज? हाँ ठीक है, बोलिए। मैं सुनील कुमार सक्सेना यूपी सर्किल से हूँ।
एडी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का पद पे हूँ उस समय। मैं ये बता रहा था कि 95 में डाक महानिदेशक के द्वारा ये निर्देश जारी किए गए थे पद को लेकर के कि चीफ पीएमजी के पद, पोस्ट मास्टर से रिलेटेड जितने भी पद हैं, चाहे वो चीफ पोस्ट मास्टर हो, पोस्ट मास्टर हो या पोस्ट मास्टर हो या पोस्ट मास्टर हो, जितने भी पद हैं वो उसी नाम से हिंदी में भी लिखे जाएंगे। उप डाकपाल, डाकपाल या डाक महाध्यक्ष लिखना बंद कर दिया जाए, ये निर्देश जारी किए गए थे। जहाँ तक प्रामाणिकता की बात, क्योंकि 95 में जिस ब्रांच में मैं रहा हूँगा उस समय देखे थे, आज की तारीख में लेटर्स या वो इंस्ट्रक्शंस मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो मेरे मैंने इसलिए पूछा कि मुझे मालूम नहीं था। हमारी डेट ऑफ एंट्री इन द डिपार्टमेंट और 95 ही है, तो आप हमसे पहले वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, शायद हमें नहीं था मालूम। हमारी एंट्री ही 95 में हुई जी जी विभाग में। तो थैंक यू, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, मुझे नहीं मालूम। ओके ओके, थैंक यू। ओके, चलिए, देखिए मैं इसमें बात कहना चाहूंगा। सुनील कुमार जी, आप बताइए, यदि सब पोस्ट मास्टर लिखना हो तो सबको देवनागरी में स और ब लिखेंगे? बिल्कुल इसी प्रकार से लिखने के आदेश है। हमारे यहाँ जो सर्किल का हेड होता है उसको चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बोलते हैं। पहले हिंदी में उसको डाक महाध्यक्ष लिखा जाता था, लेकिन आज की तारीख में चाहे हिंदी में लिखना हो या इंग्लिश में लिखना हो, तो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ही लिखा जाता है। चलिए, ये आपकी टिप्पणी हो गई, आपके विचार हो गए उस 1995 के आदेश के अनुसार, ठीक है ना। फिर भी मैं व्यक्तिगत स्तर पर अनुरोध करूंगा, एक बार हिंदी पदनामों की पुष्टि मुख्यालय की, अपने मुख्यालय की राजभाषा शाखा से करा लें। आपने सभी को जानकारी दी, आपने पत्र का हवाला दिया, मैं उसमें कोई दखल नहीं दे रहा। फिर भी एक निवेदन कर रहा हूं। निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि जो सब और डिप्टी शब्द जो हैं, आप कह रहे हैं कि उन्हें देवनागरी में लिखकर प्रयोग किया जाए। हिंदी इतनी गरीब और संकुचित भाषा नहीं है कि वो इनके हिंदी पर्याय न दे पाए, इसलिए मुझे थोड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है। कोई बात नहीं, ये मैं दखल नहीं दे सकता आपके विभाग में, परंतु एक अवश्य कर सकता हूं कि एक बार इसकी पुष्टि करा ली जाए। जितने भी प्रतिभागी हैं वो इसका प्रयोग करने से पहले, जैसा इन सज्जन ने कहा, सुनील कुमार जी ने, उसको प्रयास करने से पूर्व कृपया अपनी मुख्यालय की वेबसाइट देख लें, या तो, क्योंकि मैंने आपके मुख्यालय की वेबसाइट देखी हुई है और उसमें जो हिंदी वर्जन है उसमें देख लीजिए, उसमें जो राजभाषा वाला पोर्शन है उसमें देख लीजिए, क्या पता उसमें शब्दावली हो। नहीं तो फोन करके तो पूछ ही सकते हैं, फोन कोई कठिन नहीं है। वहां पर राजभाषा वाले किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि भाई इसका हिंदी पदनाम क्या है, विशेष रूप से डिप्टी और सब के संदर्भ में, उसे ही प्रामाणिक मानिएगा। कुछ और कहना चाहते हैं सुनील जी? जो आप बता रहे हैं पर्याय उपलब्ध नहीं है, पर्यायवाची सब पहले प्रयोग में किए जाते थे हमारे 95 से पहले, ये प्रचलन में थे। डिप्टी के लिए सर जो आपने बताया वैसे ही नायक पोस्ट मास्टर इस्तेमाल होता था, नायक डाकपाल का पद इस्तेमाल होता था, उप डाकपाल इस्तेमाल होता था, सहायक डाकपाल इस्तेमाल होता था, लेकिन 95 के बाद इन शब्दों को खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। चलिए, होगा। फिर भी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मोहन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मोहनलाल शर्मा जी, आप बोल तो रहे परंतु सुनाई नहीं दिया। मैं इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ सुनील कुमार जी, अगर सारी मतलब जो नाम नॉमेनक्लेचर वो एक जैसा कर दिया, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, सब पोस्ट मास्टर, ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे शाखा डाकपाल शब्द का प्रचलन है। हम चाहे चार्जशीट देते हैं, चाहे उनकी वो अपील को खारिज करते हैं, तो कभी भी ब्रांच पोस्ट मास्टर नहीं लिखते, शाखा डाकपाल ही लिखते हैं उसको। वो भी समरूपता नहीं है पूरे देश में, या हिंदी भाषी या जैसे भी आपको बोलो, क ख ग क्षेत्रों में। लेकिन वो क्यों लिखा जा रहा है? फिर अगर ऐसा ही है तो उसको भी ब्रांच पोस्ट मास्टर, देवनागरी में ब्रांच ही लिखना चाहिए, पोस्ट मास्टर, लेकिन उसको लिखा जाता है शाखा डाकपाल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, शाखा डाकपाल कुछ जगहों पर लिखा जा रहा है, लेकिन उसको भी ब्रांच पोस्ट मास्टर ही लिखा जाना चाहिए। अब क्योंकि आज जो आप बता रहे हैं रूल्स हैं और
वो रूल्स आज तमाम डाकघरों में या तमाम कार्यालयों में उपलब्ध ही नहीं है। इस कारण से उनके अभाव है, जानकारी का अभाव है और अपने अपने अनुसार लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। चलिए मतलब एक बात बोलो, तो क्या चाह रहे हैं? कि राज चलो बोलिए। सॉरी सर। हाँ, हाँ, बताइए। हिंदी में सर जब सब पोस्ट मास्टर को लेटर एड्रेस किया जाता है सर, तो उसे उप डाकपाल ही लिखा जाता है। जब हिंदी में ड्राफ्टिंग की जाती है उसमें तो सब पोस्ट मास्टर नहीं लिखा जाता है सर। मैं तो आपकी बात से सहमत हूं, परंतु सुनील कुमार जी ने कुछ नई बात बोली है। मैंने इसीलिए कहा कि उसकी पुष्टि करा लीजिए। पुष्टि मतलब उसे कंफर्म करा लीजिए। जी जी। और हम ब्रांच किसी- पोस्ट मास्टर को शाखा डाकपाल ही लिखा जाता है जब वो हिंदी में ड्राफ्ट किया जाता है सर। देखिए, मैं आपके साथ हूं, मुझे आपकी बात ठीक लग रही है, परंतु सुनील कुमार जी दावे से कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा आदेश जारी हुआ है। तो ऐसे में जब विवाद हो तो फिर क्या होता है कि आप स्वयं उसको कंफर्म कीजिए, इंश्योर कर लीजिए। फोन आजकल एक अच्छा माध्यम है, या वो 95 वाला पत्र है तो उसको भी खंगाल लीजिए, कहीं से मिल जाए तो उसको भी देख सकते हैं, या फिर जो भी स्थिति हो वेबसाइट भी देख सकते हैं आप। अब इसमें हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, परंतु एक सार्थक चर्चा की, अच्छी बात है, ऐसी चर्चाएं होनी चाहिए। परंतु मैं इसको इंसिस्ट इसलिए कर रहा हूं, मैंने कहा ना, हिंदी इतनी दीनहीन भाषा नहीं है कि वो अपनी शब्दावली को विकसित न कर सके और बने हुए अच्छे शब्दों को बंद कर दे। ये भाषा के वजूद पर प्रश्न बन जाएगा। आप तो कुर्सी को कुर्सी कहना बंद करके चेयर ही कहना कर दें, बोलते तो हैं, लिखना शुरू कर देंगे कल को, तो कुर्सी का तो वजूद ही खत्म हो गया। देखिए, ये भाषा के वजूद पर संकट का भी प्रश्न चिन्ह है। इसलिए मैं सुनील जी के साथ मैं नहीं खड़ा हो पा रहा, क्योंकि मुझे वो बात हजम नहीं हो रही। यहाँ तो लोग, हम नए शब्द गढ़ रहे हैं और यहाँ पर नए गढ़े हुए शब्द को खत्म करने की बात आ रही है। होने को हो भी सकता है, असंभव नहीं है, ऐसा कई जगह होता है, पदनामों में बदल किया जाता है, परंतु आमतौर पे अंग्रेजी से हिंदी में बदल किया जाता है, ना कि हिंदी से वापस अंग्रेजी में। तो यहाँ उल्टी बात हो रही है, इसलिए मुझे थोड़ा सा संशय पैदा हो रहा है। तो पुष्टि करा लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है, हम आगे बढ़ते इसमें एक और चीज भी है, जैसे आप असिस्टेंट डायरेक्टर लिखते हैं या डीडीएम पीएलआई लिखते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर मतलब सहायक, मतलब क्या बोलते हैं, निदेशक, सहायक निदेशक, और सभी पत्रावलियों में सहायक निदेशक ही लिखा जाता है। तो या तो उसको भी असिस्टेंट डायरेक्टर ही कर दीजिए। नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा ऐसा। उसके लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। मैंने बोला जो पोस्ट मास्टर को डिजिग्नेट करने वाले पद थे उन्हीं की बात कर रहा हूँ बस। अच्छा, ठीक, आप वैसे देख तो लीजिएगा, पुष्टि कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आदेश भी देख लीजिए। आदेश की भाषा राष्ट्रपति वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन यानी कि डेलीगेशन, तो उस संदर्भ में आदेश का फॉर्मेट है। परिपत्र, सर्कुलर देख लीजिए, देखिए कितना अच्छा शब्द है। तो जो परि मतलब होता है चारों ओर, ऐसा पत्र जो चारों ओर घूमे उसे परिपत्र कहते हैं। तो इसमें आप सर्कुलर तो इशू करते ही होंगे, अब इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखने योग्य हैं वो ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे ऊपर कार्यालय का नाम, संख्या, दिनांक, परिपत्र, फिर विषय, फिर उसके बाद क्षेत्र निदेशक के अनुमोदनानुसार ये जो टॉपिक है जो आपने लिख दिया, और जो भी प्रति, नीचे टू जिसको कहते हैं, और नीचे यहाँ पर देखिए स्वलेख नहीं आएगा, यानी कि भवदीय आपका वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। परिपत्र में कुछ लोग विषय नहीं लिखते, विषय जरूर लिखिए, उससे पता चल जाता है क्या टॉपिक है, क्या इसमें कंटेंट है। तो ये फॉर्मेट अगर आप फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं तो ज्यादा अच्छा है, देख लीजिएगा। ये ऑर्डर की कॉपी हम देख चुके हैं, ये अभ्यास। साथियों, अगर आप होते, प्रत्यक्ष होते तो मैं अभ्यास भी कराता, आपसे लिखवाता और उसकी जांच भी करता और सब कुछ। मैं तो बड़े व्यवहारिक तौर पे इसको करता हूँ। तो आपने मेरे इस व्याख्यान को बड़े धैर्यपूर्वक सुना। आपके मन में अभी भी कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं, पत्राचार से संबंधित, नोटिंग से संबंधित, ड्राफ्टिंग से संबंधित, कोई शब्दावली हो, कोई पैराग्राफ हो, कोई वाक्य हो, हम चर्चा कर सकते हैं। अन्यथा भोजन का समय हो रहा है, तो हम भोजन के बाद फिर से मिल सकते हैं। कोई प्रश्न है तो बताइए। चलिए, काफी सार्थक चर्चा रही, आप लोगों ने एक्टिव पार्टिसिपेशन इसी प्रकार का होना चाहिए। तो
अब कितने देर बाद हमें दोबारा मिलना है जी? 2:30 बजे। 2:30 तो बहुत देर हो जाएगी, 2:15 बजे मिले क्या? ठीक है। 1 घंटे का भोजन अवकाश पर्याप्त है मेरे विचार से, क्यों शरद जी? शरद जी? सर उसका शेड्यूल ही है 13:30 से 14:30। यस सर। चलिए जैसा आपको शेड्यूल मिला हो, मुझे शेड्यूल नहीं मिला, मुझे नहीं पता। यस सर, 1:15 पे या 1:15 पे हम कर सकते हैं लंच, और 2-2:30 बजे हम लोग दोबारा मिले सकते हैं सर। ठीक है, फिर 2:30 बजे मिलते हैं। यस सर। क्योंकि मेरे पास ज्यादा था, कोई बात नहीं, जैसा आपका कार्यक्रम बना हुआ आप वैसे ही कीजिए। तो 2:30 से नहीं ऊपर सर, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 1-1:30 बजे तक हम कर सकते हैं सर। नहीं, जैसा मेरा आप- ये विषय समाप्त हो गया, मैं अगले विषय को जल्दी शुरू करना चाहता हूँ, मैं ये आग्रह करता था।